सर जय हिंद। मेजर जनरल आर के सिंह सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, आपने समय दिया मेरे लिए, मेरे दर्शकों के लिए। दरअसल मेरे काफी व्यूअर्स हैं, वो नक्सल को लेकर सुनना चाहते थे कि जो नक्सलवाद है उसके ऊपर कैसे काबू पाया गया। क्योंकि एक वक्त ऐसा था सर, 2000 और 2010 के बीच में ऐसा लग रहा था कि नक्सल धीरे धीरे पूरे भारत में फैल रहा है। लेकिन पिछले हम 10 सालों के अंदर देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से नक्सलवाद पर काबू पाया गया है। तो इसके पीछे के कारणों को सर मैं आपसे समझना चाहता था, क्योंकि आपका भी एक बड़ा अहम रोल रहा है। बेशक आप इंडियन आर्मी में हैं, लेकिन आपने बहुत गाइड किया है तमाम सीएपीएफ की बटालियंस को, कोबरा कमांडोज को, कि क्या कुछ करना है। तो सर मैं समझना चाहूंगा कि नक्सल अब आखिरी सांसें अपनी गिन रहा है, नक्सलवाद कैसे इसको खत्म किया, और जैसा गृह मंत्री कह रहे हैं कि 2026 तक नक्सलवाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कितनी पॉसिबिलिटी है सर इसकी? देखिए राजेश जी, पहले तो सबसे पहले थैंक यू वेरी मच कि आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया और इस पे कंट्रीब्यूट करने का मुझे मौका दिया, तो उसके लिए थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली बात जो मैं दर्शकों के सामने रखना चाहूँगा, जो कि मैंने खुद इतने सालों के करियर में एक एक हाथ इंसिडेंट हुआ, जो पहले मैंने कहीं भी नहीं देखा था, कि इंसर्जेंसी जैसी लड़ाई में, जैसे नक्सलवाद जिस प्रकार की लड़ाई है, उसमें कोई तारीख दे दे कि मैं इस तारीख तक खत्म कर दूंगा। ऐसा जी मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा या सुना। तो ये अपने आप में एक नायाब चीज थी कि कोई तारीख, कोई होम मिनिस्टर तारीख दे रहे हैं। और ये अपने आप में अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकली काफी रिस्की डिक्लेरेशन है, क्योंकि ऐसे कहना कि मैं एक तारीख तक खत्म कर दूंगा, इट इज ये थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन उन्होंने ऐसा ऐसा किया। तो इस लड़ाई को इस ये लड़ाई बहुत सालों से चली आ रही है, 10 15 जी 20 25 30 साल से चलती चलती जा रही है। इसमें जो सबसे बड़ी जो बड़ा जो चेंज आया इस दौरान, वो था पॉलिटिकल विल, ओके। कि इसको खत्म करना है। जो कि होम मिनिस्टर के इस घोषणा में दर्शाता है कि इस तारीख तक हम खत्म कर देंगे। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चीज थी। इससे इससे अगर आप देखेंगे तो पिछले जब से ये घोषणा हुई की गई थी, जी तब से आप देखेंगे कि बहुत सारे मिलिटेंट्स जो हैं, एलडब्ल्यूई के कार्डर्स जो हैं, वो मारे गए जी हैं, अरेस्ट हुए हैं, सरेंडर हुए हैं। क्योंकि इससे पूरे फोर्सेस को गैल्वनाइज, ये जो घोषणा थी, ये पूरे फोर्सेस को गैल्वनाइज कर दिया कि भाई अभी तो तारीख दे दी गई है, तो इसको तो अब हमें हासिल करना है। करना है, तो बिल्कुल सर। एक तो सबसे सबसे बड़ी बात जो थी ये थी। उसके अलावा आप जानते हैं कि पिछले 2015 में एक नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान बनाया गया था एलडब्ल्यूई से, पूरे तरीके से इससे लड़ने के लिए। तो वो 2015 से इस नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान का बहुत ही शिद्दत के साथ, दृढ़ता के साथ इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, जो रिजल्ट्स अभी आपको देखने को मिल रहे हैं। जी सर, एक दो सवाल और, क्योंकि अभी बड़े बड़े नक्सली जो हैं, उन्होंने हथियार डाले हैं, उनमें भीमा को रख लें, लेकिन अभी भी कई टॉप लीडरशिप है वो गायब है। और नक्सल एक विचारधारा है। आप आतंकियों को खत्म कर सकते हैं, नक्सलियों को जो कैडर है उसको खत्म कर सकते हैं, लेकिन जो मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या वो विचारधारा उसको खत्म किया जा सकता है? देखिए, विचारधारा को खत्म किया क्यों नहीं जा सकता है। सब जो जो गलतियां हुई, जिनके कारण से इस विचारधारा को पनपने का मौका मिला, पहले जी जो जो गलतियां हुई, ये सारी सरकारें जो हैं ये मानती हैं कि ट्राइबल्स के साथ ज्यादती हुई, उनके साथ में बेइंसाफी हुई, जिसके कारण से इस विचारधारा को पनपने का मौका मिला। तो अगर उसको पनपने का मौका मिला, तो उसको खत्म करने के भी तरीके हैं। अगर हम ट्राइबल्स के जो जो ग्रीवेंसेस हैं, उनको हम एड्रेस कर लें, उनको गवर्नेंस दें, उनको हम मुख्य धारा में शामिल करें,
तो जरूर खत्म, इसको इसको पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। जी, एक सवाल और, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपने बहुत करीबी से इस पूरे मिशन पे काम किया। क्या पाया आपने कि ये जो नक्सल को ताकत मिली, इसके पीछे क्या कम्युनिस्ट चाइना था, नेपाल के जरिए वो रास्ता था, रेड जोन, रेड कॉरिडोर जो जिसे कहा जाता है, या कोई बड़ा खिलाड़ी था? क्योंकि कहीं से तो हथियार, गोला बारूद इन इन तक पहुंच रहे थे। नहीं, जहां तक मेरी जानकारी है, आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन जो था वो चीन से था, जी, माओवादी विचारधारा था। लेकिन बहुत ज्यादा कुछ कुछ बहुत इंसिडेंट्स हैं कि नॉर्थ ईस्ट से कुछ हथियार आए आए हैं, लेकिन ये जो मूवमेंट थी ये ज्यादातर इंडिजिनस रही है, इसमें बहुत ज्यादा बाहर से सपोर्ट नहीं मिला है। लेकिन जी, ये जो जो ट्राइबल्स के साथ जो जो ज्यादतियां हुई, जो उनके साथ बेइंसाफी हुई, उसके कारण से वो उससे लोग जुड़ते गए, और ये मूवमेंट जो है ये अपने आप में बढ़ता चला गया। किस स्ट्रेटजी पर काम किया पूरी सीएपीएफ ने, सीआरपीएफ, बीएसएफ, कोबरा कमांडोज और भी कई फोर्सेस लगी हुई थी, लेकिन एक क्या स्ट्रेटजी थी जहां पर आपने कैडर्स को भी खत्म किया और साथ में ये भी कोशिश की गई कि नया कैडर जो है वो इनके साथ ना जुड़े? इसके लिए क्या प्लानिंग की गई थी सर, क्योंकि ये बड़ा देखिए, अहम जो मुद्दा है। जो मैंने बताया कि जो फोर्सेस गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स जो थी, वो नेशनल पॉलिसी और एक्शन प्लान के तहत काम कर रही थी। उस पॉलिसी के तीन तीन मुख्य पिलर जो थे वो थे डिफेंस सिक्योरिटी रिलेटेड मेजर्स, डिफेंस डेवलपमेंट रिलेटेड मेजर्स, और राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी, उनको दिलाने के लिए। तो जो सिक्योरिटी रिलेटेड जो 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 मेजर्स जो थे, पहले मैं उसके उसके बारे में व्याख्या करता हूं कि क्या क्या। सबसे पहले तो सरकार ने जो 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 चाहिए, जो जो जिस सामान असले की जरूरत है, पैसे की जरूरत है स्टेट्स को, पुलिस जी, फोर्सेस को, उसको उनको अवेलेबल करवाया। उसमें सीएपीएफ बटालियंस, आपको आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 125 सीएपीएफ बटालियंस जो हैं सेंटर ने स्टेट्स को दी हुई हैं। जो स्टेट्स में 125, जी, 125 ओके, का मतलब अगर आप हजार के हिसाब से लगा लें तो 1.25 लाख लोग, लोग जो हैं, फोर्सेस जो हैं सेंटर ने स्टेट्स को दिए हैं। इसके अलावा एक अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में एक बस्तरिया बटालियन भी बनी थी, जिसमें जी, लोकल लोगों को लेकर के बटालियन बनाया। उनको उनको इस लड़ाई में उनको लोकल पार्टिसिपेशन, उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश थी ये। हेलीकॉप्टर्स दिलाए गए, यूएवीज, वेपन्स और इक्विपमेंट जो है, नए नए तरीके के वेपन्स इक्विपमेंट आए। स्पेशल फोर्सेस, हर स्टेट में स्पेशल फोर्सेस बने। जैसे आपको पता है जो सबसे पहले शुरू हुआ था ग्रे हाउंड्स था, आंध्रा का ग्रे हाउंड्स था। वैसे ही जी, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बिहार, उड़ीसा, सभी ने अपने अपने स्पेशल फोर्सेस तैयार किए। शुरू शुरू में आर्मी द्वारा ट्रेनिंग, जब जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तो आर्मी ट्रेनिंग करवाती थी, जो फोर्सेस की, सीएपीएफ की भी, ओके, और स्टेट फोर्सेस की भी। काउंटर आईडी ट्रेनिंग, काउंटर एलडब्ल्यूई ट्रेनिंग, सभी ये चलता था। तो बहुत सारे साधन जो हैं उनको अवेलेबल कराए गए स्टेट फोर्सेस को। इसके अलावा जो आप स्ट्रैटेजी देखेंगे तो सबसे मेन मेन क्या था कि फोर्सेस जो नक्सल जो थे वो पनप, उनको मौका क्यों मिलता था? जी, बहुत सारे बड़े बड़े एरियाज थे, जंगल थे, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कोई प्रेजेंस नहीं थी, नहीं, और ओके, वहां पर हम पहुंच भी नहीं पाते थे क्योंकि सड़कें नहीं थी। तो हम लोग उसको सिक्योरिटी फोर्सेस की भाषा में कहते हैं सिक्योरिटी वैक्यूम था वहां पे। अब आप बाहर से, तो जो नक्सल था उसको एक फ्री एरिया मिला हुआ था। तो जी, ये धीरे धीरे करके ये स्पेस को जो उनको डिनाई कर किया गया, कैंप, सिक्योरिटी कैंप्स खोल करके। अगर आप देखेंगे तो, और ये एक डेवलपमेंट रिलेटेड इशू से भी जुड़ा हुआ था, वो था सड़कें। जी, सड़कें बनती गई और कैंप्स बनते, तो सब तो डेवलपमेंट भी साथ में आता गया और कैंप्स भी खुलते गए। तो ये जो स्पेस था जिसमें वो ऑपरेट करते थे वो धीरे धीरे कम होता कम चला, होता गया वो।
ठीक है और सर। इसके साथ 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 में इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस। तो जैसे जैसे कैंप्स बनते गए तो हमारे ऑपरेशंस का एरिया जो है वो बढ़ता गया। जो जंगलों में जिस एरिया में पहले हमारी पहुंच नहीं थी वहां तक हम पहुंचने लगे। और वैसे ही वैसे कर करके अगर आप देखेंगे तो पिछले साल में 350 तकरीबन LWE मारे गए हैं। जी। ये सब क्योंकि उन एरियाज में हमने एंटर करना शुरू कर दिया जहां पर हम पहले कभी नहीं पहुंचते थे हम लोग। ओके। इसके अलावा क्या था, एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, जी। वो था जो LWE मूवमेंट को जो जो कायम रखता है वो है एक इकोसिस्टम है जो फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है, जो मीडिया को मैनेज करता है, जो वेपन्स और एक्सप्लोसिव प्रोवाइड करता है। तो और एक OGW ओवरग्राउंड नेटवर्क होता है इनका, जो जी। लोग बाहर बैठे हुए हैं और इंटेलिजेंस अप्लाई करते हैं, पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं। ये इन सबको पूरे इकोसिस्टम को अटैक किया गया तो ताकि ये सपोर्ट सिस्टम जो है ये LWE का खत्म हो जाए। तो इस ओके। चीज पे बहुत ज्यादा जोर रहा है जो पहले नहीं था। सिर्फ मिलिटेंट को, सिर्फ काडर को मारने से LWE खत्म नहीं होता है। जैसा आप कह रहे हैं कि एक विचारधारा है, ये बिल्कुल। सिर्फ एक एक मुहैया लड़ाई जो है नहीं होती है, वन वन फैसेटेड नहीं है, इट्स अ मल्टी फैसेटेड बैटल है। तो ये पूरे इकोसिस्टम को तोड़ा गया, इंटेलिजेंस। और एक और बहुत अच्छी चीज हुई जो वो था इंटर स्टेट कोऑपरेशन। जी। स्टेट्स जो हैं आपस में ऑपरेशंस में और एक इंटेलिजेंस शेयरिंग में, ऑपरेशंस में हर तरह से कोऑपरेशन। क्योंकि ये अगर आप देखेंगे तो ये स्टेट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एग्री। जो छत्तीसगढ़ है उसी के बगल में उड़ीसा है, वहीं वहीं पे झारखंड है, वहीं पे आंध्रा है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो LWE जो काडर थे वो तो पूरे ऑपरेट कर रहे थे। और अगर स्टेट अगर अपनी बाउंड्री बना करके ऑपरेट करेंगे तो कार्रवाई पूरी तरीके से नहीं हो पाती है। तो मुश्किल हो जाती इंटर स्टेट कोऑपरेशन भी इस मामले में बहुत बड़ा, है उस। बहुत ठीक है सर। इंपॉर्टेंट रोल रहा इंटर स्टेट कोऑपरेशन का। तो जी। ये था मेरे दो। सिक्योरिटी रिलेटेड, जो जो सिक्योरिटी फोर्सेस का जो काम था। और इसके अलावा डेवलपमेंट में भी बहुत सारे काम हुए। ओके सर, मेरे दो सवाल हैं जिनको मैं छोटा छोटा जवाब आपसे चाहूंगा। पहला तो ये कि आपने जम्मू कश्मीर की इंसर्जेंसी को भी देखा, नॉर्थ ईस्ट की भी इंसर्जेंसी को देखा। उससे ये जो नक्सलवाद है, ये आतंकवाद उग्रवाद से कितना अलग था? अलग अलग था। जैसा मैंने पहले बताया कि इंडिजिनस हाँ। था, ये अपने अपने ओके। लोग जो हैं, जो जो ग्रीवेंस, जिनको ग्रीवेंसेस थे, वो स्टेट के खिलाफ लड़ रहे थे। उसमें अब अलग अलग तरह से लोगों सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल था उनको, वो अलग बात थी। लेकिन जो अफेक्टेड लोग थे वो हमारे अपने थे। और उनमें ग्रीवेंसेस, जेन्युइन ग्रीवेंसेस थे उनके, जिनके कारण से ये लड़ाई लड़ाई जो है ये चली जा रही थी इतने दिनों से। ठीक है सर। और बस आखिरी सवाल कि अब ये फोर्सेस जो नक्सलवाद के खिलाफ लगी हुई हैं, जहां पर आपने भी जिक्र किया कि लगभग 1 से 1.5 लाख फोर्सेस थी, क्या आने वाले वक्त में इन फोर्सेस का अगर 2026 तक बिल्कुल कंट्रोल कर लिया जाता है तो नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि इंसर्जेंसी फिर से रिवाइव हो रही है लगातार, असम राइफल और इंडियन आर्मी को वहां पर भी अब हम देख रहे हैं कि हमले हो रहे हैं, कि ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं, कहीं अम्बुश किया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर, वहां तो हालात आए दिन कोई ना कोई खबर आ जाती है। तो क्या इस इन फोर्सेस का जो एक्सपीरियंस है उससे हम पीर पंजाल जहां पे घने जंगल हैं कुछ वैसे ही जैसे इस एरिया में थे, और नॉर्थ ईस्ट में भी तमाम ऐसे जंगल्स हैं, क्या इनका इस्तेमाल वहां पर किया जा सकता है जंगल वॉरफेयर में? बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, बिल्कुल इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन मैं पहले ये कहना चाहूंगा कि LWE खत्म, इस तारीख को खत्म हो जाएगी वो ठीक है, लेकिन उसको स्टेबलाइज होने में समय देना चाहिए, लगेगा। उस अगले दिन से अगर आप मार्च 26 को होम मिनिस्टर ने डिक्लेयर कर रखा है, अगर सब कुछ ठीक ठाक हो भी गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगले दिन से आप फोर्सेस को हटाना हटाना शुरू हो जाए। मतलब फोर्सेस को वहां पे स्टेबलाइज करने के लिए पूरे इलाके को अभी रहने देने की जरूरत है। क्योंकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप्स हैं जहां जी। पर सरकार के जो जो एलिमेंट्स हैं वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं, वो सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप्स को ही इस्तेमाल करते हैं एज बेस,
डेवलपमेंट को, उस इलाके में डेवलपमेंट लाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का के कैंप्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी थोड़े समय तक तो फोर्सेस को जल्दी में नहीं निकालना चाहिए, सिचुएशन को स्टेबलाइज होने दें, फिर उसके बाद इंडिया में सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स की कमी नहीं है, तो बिल्कुल सर। फोर्सेस कहीं बिल्कुल इस्तेमाल हो सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में हो या JNK में हो। जेएनके में हो। लेकिन ये बड़ी अचीवमेंट है सीएपीएफ के लिए और आप जैसे अधिकारियों के लिए, क्योंकि एक वक्त था जब ऐसा लग रहा था कि नक्सल का इलाका बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब सिकुड़ के वो ये है कि अंतिम सांसें गिन रहा है। शुक्रिया मेजर जनरल आर.के. सिंह सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और इस बेहद गंभीर मुद्दे पर आपने बात रखी सर। थैंक यू। जय हिंद। टेक केयर सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू। सर। जय हिंद। जय हिंद।